कभी सोचा है कि कैसे कुछ नेता बड़े से बड़े घोटालों से साफ बच निकलते हैं, जबकि दूसरे एक छोटी सी गलती से बर्बाद हो जाते हैं? ये किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे है एक सोची समझी नियम पुस्तक। और आज हम उन्हीं रणनीतियों की पड़ताल करेंगे जिनका इस्तेमाल राजनेता अपनी पब्लिक इमेज बनाने और हाँ, बचाने के लिए करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? एक तरफ राजनीतिक सेक्स स्कैंडल और दूसरी तरफ एक तानाशाह का व्यक्तिपंथ, लेकिन इन दोनों में एक बहुत गहरी समानता है। दोनों ही एक मूल सिद्धांत पर काम करते हैं कि सच क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि लोग सच क्या मानते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, जब भी कोई नेता किसी बड़े घोटाले में फंसता है तो उसकी पूरी राजनीतिक विरासत दांव पर लग जाती है। और ऐसे संकट के समय वो एक खास किस्म की नियम पुस्तक का सहारा लेते हैं, जिसका नाम है डैमेज कंट्रोल। असल में इस स्थिति से निपटने के लिए एक पूरा एकेडमिक ढांचा मौजूद है, जिसे कहते हैं थियरी ऑफ इमेज रेस्टोरेशन। विद्वान विलियम बेनॉइट ने 5 मुख्य रणनीतियों के बारे में बताया है, जिनका इस्तेमाल लोग और खासकर राजनेता अपनी इज्जत बचाने के लिए करते हैं। तो ये हैं वो 5 रणनीतियां। आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। एक तरफ है साफ साफ इनकार, मैंने ऐसा नहीं किया। तो दूसरी तरफ है पूरा पश्चाताप, मैं माफी मांगता हूं। और बीच में है जिम्मेदारी से बचने या अपराध बोध को कम करने जैसी तरकीबें। और दिलचस्प बात यह है कि 24 बड़े राजनीतिक सेक्स स्कैंडल्स की एक स्टडी में पाया गया कि जिम्मेदारी से बचना सबसे आम तरीका था। शायद इसलिए क्योंकि इससे नेता को थोड़ी हमदर्दी मिल जाती है और वो पूरी तरह से दोषी भी नहीं दिखता। वहीं दूसरी ओर साफ साफ इनकार करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। सोचिए, अगर बाद में कोई सबूत सामने आ गया तो। और यही बात हमें इस नियम पुस्तक के मूल में ले आती है। ये सच्चाई के बारे में है ही नहीं, ये तो धारणा के बारे में है। असल में क्या हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जनता क्या मानती है कि क्या हुआ। लेकिन क्या हो अगर कोई नेता सिर्फ अपनी छवि ठीक ही न करना चाहे, बल्कि एक ऐसी इमेज बनाना चाहे जो इतनी ताकतवर हो कि उसे कोई तोड़ ही न सके? यहीं से हम इमेज मैनेजमेंट की एक बिल्कुल अलग, ज्यादा आक्रामक रणनीति की तरफ बढ़ते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं व्यक्तिपंथ यानी पर्सनैलिटी कल्ट की। और यह सिर्फ किसी नेता के बड़े ईगो के बारे में नहीं है। ये एक सोचा समझा राजनीतिक हथियार है जिसे सत्ता को मजबूत करने और हर तरह के विरोध को कुचलने के लिए बनाया जाता है। ये इसकी औपचारिक परिभाषा है। इसमें मुख्य बात यह है कि नेता को पार्टी या देश से भी बड़ा बना दिया जाता है। जैसे लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बल्कि माओ कहते हैं, मतलब नेता ही ब्रांड बन जाता है। यहां एक जरूरी फर्क समझना होगा। व्यक्तिपंथ यानी कल्ट पब्लिक इमेज के बारे में है, नेता को एक देवता की तरह दिखाना। और व्यक्तिवाद यानी पर्सनलिज्म इस बारे में है कि पर्दे के पीछे सत्ता असल में कैसे काम करती है, जहां सारे फैसले लेने की ताकत एक ही नेता के पास होती है। अक्सर कल्ट का इस्तेमाल पर्सनलिज्म को सही ठहराने के लिए किया जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर दूसरे ताकतवर लोग जो खुद सत्ता में हैं, किसी एक नेता को इतना शक्तिशाली क्यों बनने देंगे? आखिरकार एक नेता का कल्ट उनकी अपनी ताकत के लिए तो सीधा खतरा है। जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं अथॉरिटेरियन ब्रांडिंग। ये एक बहुत बड़ा जुआ है जो नए या कमजोर शासन खेलते हैं जब वो अपनी लेजिटिमेसी बनाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। असल में जो बाकी के अभिजात वर्ग होते हैं वो एक दांव लगाते हैं। वो ये हिसाब लगाते हैं कि एक करिश्माई नेता को आगे बढ़ाना जनता का समर्थन पाने और दुश्मनों को हराने का सबसे तेज तरीका है। ये एक तरह का सौदा है। वो अपनी कुछ ताकत छोड़ते हैं इस उम्मीद में कि आखिर में वो जीतने वाली टीम में होंगे। माओ से तुंग का मामला इस जुए का सबसे सटीक उदाहरण है। उनका जो मशहूर व्यक्तिपंथ था वो रातों रात नहीं बना। इसे 1940 के दशक में पार्टी के ही लोगों ने जानबूझकर बनाया था ताकि वो अपने प्रतिद्वंदियों का मुकाबला कर सकें। और ये सब तब हुआ जब माओ के पास पूरी ताकत नहीं आई थी। और ये चार्ट एक बहुत जरूरी बात दिखाता है। उनका पंथ उनकी ताकत का नतीजा नहीं था, बल्कि ताकत हासिल करने का एक हथियार था। यहां साफ दिखता है कि पंथ तो 1943 में शुरू हो गया था, लेकिन माओ की असली ताकत 1960 के दशक तक अपने चरम पर नहीं पहुंची थी। और ऐसा सिर्फ माओ के साथ नहीं हुआ। इसी तरह नाजी पार्टी ने 1920s के दशक में हिटलर के इर्द गिर्द एक पंथ बनाया। उस वक्त उनकी विचारधारा को बहुत ज्यादा कट्टरपंथी माना जाता था। हिटलर को एक करिश्माई, लगभग मसीहा जैसे व्यक्ति के रूप में पेश करके उन्होंने अपने विचारों को आम जनता के लिए ज्यादा स्वीकार्य बना दिया।
तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नियम पुस्तकें हैं। एक है रक्षात्मक, जिसे संकट के समय ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी है आक्रामक, जिसे नेता को देवता बनाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक है रिएक्टिव, दूसरी है प्रोएक्टिव, लेकिन दोनों ही एक ही मूल सिद्धांत पर काम करती हैं कि धारणा ही शक्ति है। तो चाहे कोई नेता विनम्रता से माफी मांगता दिखे या उसे एक देवता की तरह पूजा जाता हुआ देखें, हमें ये याद रखना चाहिए कि ये अक्सर एक सोचा समझा प्रदर्शन होता है। ये सब कुछ पब्लिक की धारणा को अपने हक में करने और आखिरकार सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने या उसे बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगली बार जब किसी नेता को पब्लिक में देखें, चाहे वो माफी मांग रहा हो या फिर की तारीफें बटोर रहा हो, तो एक पल रुककर सोचें, हम असल में क्या देख रहे हैं? क्या ये कोई सच्ची भावना है या फिर हम एक सोची समझी नियम पुस्तिका का नया अध्याय देख रहे हैं?